हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये रहेगी आपके 50 क्वेश्चन इंग्लिश के। इसमें इंग्लिश ग्रामर के 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें मैंने मल्टीपल टॉपिक्स को ऐड किया है। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक एक क्वेश्चन ही ऐड किया हो, मैंने इसमें 5 से 10 क्वेश्चन हर टॉपिक के ऐड किए हैं जिसमें आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना आ जाएगा, है ना। मुझे पता है मैंने ये टॉपिक जो है आपको ऐसे कराया नहीं है, बट ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम छोटी क्लासेस से ही करने लग जाते हैं, बट ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो ये एस्टेट के एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये HSSC CET के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने सभी तरीके के क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये टाइप ऑफ मैराथन 1 या 1.5 घंटे की क्लास रहेगी और इसमें हम सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है वो विद कंसेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, पहली बात। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपको लगता है किसी के लिए यूज़फुल है, तो आप इसको पहले शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपका टाइम नहीं लेंगे और क्लास को स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आपको पता है मैं आपको 2 से 3 टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर के करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल करा दिया है, मोडाल्स करा दिए हैं और मैंने आपको कल वर्ब का टॉपिक, आज ही वर्ब का टॉपिक भी कराया है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी हरियाणा जीके की मैराथन क्लासेस रहेंगी जो एज अ क्वेश्चन सीरीज़ रहेंगी। अगर आपको हरियाणा जीके के नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। CDP के क्वेश्चन आंसर की ऐसे ही मैराथन सीरीज़ रहने वाली हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में मैराथन क्लासेस कराने वाली हूँ, ठीक है। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको CDP के, EVS के या फिर आपको हरियाणा जीके के नोट्स चाहिए तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा, मैं आपकी कॉल पिक नहीं करूँगी, ठीक है। और जो नोट्स हैं वो पेड रहेंगे, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। इसमें पहले जो 1 से 10 क्वेश्चन है पार्ट ऑफ स्पीच से रहेंगे। आपको पता होना चाहिए आपके पास अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच होती है, जैसे नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपकी नरेशंस हैं, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। अब आपको ये पता करना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आगे वर्ड दिया गया है द बिग हाउस। तो यहाँ पर जो स्टार, सॉरी आंसर ही दिख गया आपको। तो जहाँ पर ये स्टार लगाया गया है बिग, यानी कि बिग जो है वो कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड है, जो बिग वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। 1 सेकेंड, एक बार हम कलर भी चूज़ कर लेते हैं। तो बिग जो है यानी कि ये कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो नाउन क्या होता है, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में हमें बताता है, तो वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है ना। मैंने बताया ना। एडवर्ब होता है जो वर्ब को ही क्वालिफाई करता है। वर्ब होता है जो हमें, कल मैंने आपको बताया था, जो किसी एक्शन के बारे में, किसी स्टेट के बारे में या किसी पोजीशन के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पर साफ पता लग रहा है बिग जो है वो इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, एडजेक्टिव का ऑप्शन बच जाता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण होता है जो क्या बताता है, किसी की विशेषता डिफाइन करता है, विशेषता बताता है। तो बिग क्या है हमारे पास, बिग यहाँ पर क्या है, विशेषता है ना। तो अब यहाँ से आप क्या पता करेंगे, बिग क्या है, विशेषता है। तो यानी कि जो हमारे पास, जो हमें विशेषता यानी कि किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताता है, तो वो क्या होता है हमारे पास, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर बिग क्या हो जाएगा आपका, बिग भी क्या है, एडजेक्टिव ही है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर बी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। आ गया समझ में इतना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड क्विकली, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था, जो मतलब अभी मैं आपको बताऊंगी। जैसे अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए गए हैं, एडजेक्टिव है ये। क्विकली वर्ड जो है क्या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है या फिर नाउन है। अभी मैं आपको ऊपर बताकर भी आई हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है। एडवर्ब होता है जो वर्ब को ही क्वालिफाई कर देता है। वर्ब होती है जो किसी एक्शन, स्टेट और पोजेशन को बताती है। और नाउन क्या होती है, संज्ञा होती है। हिंदी में हम इसे संज्ञा के नाम से जानते हैं ना, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बताती है, वो क्या होती है, हमारी नाउन होती है। तो देखो मैं बताती हूँ, जहाँ पर आपको लास्ट में ly वर्ड देखने को मिलेगा वहाँ पर वो मतलब 99% क्या चांस होंगे कि वो क्या है, एडवर्ब है। मतलब जहाँ पर किसी काम को करने के तरीके के बारे में पता लगता है तो वो क्या होता है, एडवर्ब कहलाता है।
तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्विकली। अब क्विक में क्या ऐड किया गया है, क्विक में ly को ऐड कर दिया गया है। जब आपको ये ly देखने को मिले लास्ट में, तो यानी कि मैनर के बारे में बात कर रहा है ना। तो ly जहाँ देखने को मिलेगा वो क्या बन जाएगा, आपका एडवर्ब बन जाएगा। ये एक बहुत छोटी सी ट्रिक है जिसको आप देखते ही क्वेश्चन में टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपके ऑप्शन, आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप ये देखकर क्या कर सकते हैं, उसका आंसर जल्दी से टिक कर सकते हैं, है ना। तो आपको लास्ट में क्या देखने को मिला, ly देखने को मिला, तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका, एडवर्ब। आ गया समझ में इतना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा लेंथी भी मैं आपको नहीं बताऊँगी, ज़्यादा ऐसे आपका टाइम वेस्ट भी मैं आपका नहीं करूँगी। मेरे लिए जितने इम्पॉर्टेंट बातें होंगी मैं सिर्फ वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपका ज़्यादा टाइम फालतू की बातें और इस तरीके से कि क्लास को लेंथ ही खींच दूँ मैं, ऐसा मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। मैं कभी भी किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। तो मैं उसी तरीके से क्वेश्चन कराती हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी भी हो और आप उसको ईजिली कर भी लें। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है एक वर्ड जिसको लिखा है रन्स, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड क्या है यहाँ पे, रन्स है, RUNS, है ना। तो आपको यहाँ से देख के पता भी लग गया होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, तो इसको आप बहुत इजीली कर लेंगे। एक मिनट, हमारा कलर चूज़ नहीं हो रहा है, तो ये कलर में बहुत दिक्कत कर रखी है। तो यहाँ पे क्या है, रन्स लिखा है ना, RUN। रन पहली बात तो क्या होता है, इसका मतलब दौड़ना होता है ना। कल मैंने आपको बताया था, जो क्या बताए, किसी फिजिकल एक्शन, किसी एक्शन के बारे में बताए, किसी स्टेट के बारे में बताए, किसी पोजीशन के बारे में बताए। तो दौड़ना क्या है, यहाँ पर हमारे पास दौड़ना क्या है, हमारे पास में काम है ना, एक्शन है, क्रिया है। तो यहाँ पे रन्स जो है, और वैसे भी रन में क्या ऐड हो गया, S ऐड हो गया है, चेंज हो गया ये, है ना। तो ये क्या बन गया, हमारा वर्ब है। तो यहाँ से जैसे S ऐड हो, ED ऐड हो, तो वो क्या होती है, हमारी वर्ब होती है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, ly ऐड होगा तो क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। जो किसी की विशेषता बताएगा वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। अब आप कहेंगे ये बातें तो हमें पता है। मुझे लगता है कि हरियाणा में बहुत सारे, हमारे हरियाणा में ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, जिनको नाउन के बारे में भी नहीं पता है, वर्ब के बारे में भी नहीं पता है, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी अब तक नहीं पता है। तो मैं उस तरीके से ही आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार क्या होता है, एग्जाम में बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो भी हमारी आते हुए गलत हो जाती है, तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत आराम से पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो जो मैं कराती जा रही हूँ उसको आसानी से आप पढ़ते जाइए। तो पहला क्या है, नाउन है, रन नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, कोई विशेषता नहीं है दौड़ना, है ना। ये क्या है, कोई काम है, कोई कार्य है दौड़ना। जैसे खाना कार्य है, खेलना कार्य है, दौड़ना कार्य है ना, हंसना कार्य है, रोना कार्य है। तो ये सब क्या है, हमारे पास में वर्ब है। आ गया समझ में। तो यहाँ पे जो वर्ड रन्स लिखा है वो क्या है, हमारे पास वर्ब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, की हमारे पास क्या है, वर्ब है। इसके बाद है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हैप्पी। यहाँ पे लिखा है हैप्पी वर्ड जो है वो हमारे पास में क्या है। अब खुश होना क्या है, ये भी क्या है, विशेषता होती है। हैप्पीनेस क्या होता है, हैप्पी क्या है, अगर वो इंसान क्या है, हैप्पी है, खुश दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, विशेषता है। तो यहाँ पे हैप्पी वर्ड क्या हो जाएगा, हमारे पास सीधा सा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर कोई इंसान सैड है तो ये भी उसकी क्या दिखा रहा है, उसके बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है। कोई हैप्पी है, सैड है, कोई गुड है, कोई बैड है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है ना। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। तो इसीलिए हमारा ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एडजेक्टिव क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आ गया इतना समझ में। आई होप ये चारों क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जितने भी मैंने आपको बताए हैं। अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको ये बताया था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने अभी ऊपर ही आपको बताया था। देखो, अगर किसी ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना होगा ना, वो इजीली इन क्वेश्चन को कर लेगा। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, हमें आते हुए भी हम उनको गलत कर देते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल, रन में क्या ऐड था, एस। मैंने आपको कहा अगर लास्ट में ईडी भी ऐड हो, वर्ब की फॉर्म चेंज हो, तो वो क्या होता है, एक वर्ब होती है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्राउडेड, है ना। तो ये यहाँ पे वर्ब की फॉर्म को चेंज किया गया, आपको साफ दिखाई दे रहा है। क्राउड की सेकंड फॉर्म है क्राउडेड, है ना, थर्ड भी क्राउडेड ही होती है। तो इसलिए किसका एग्जाम्पल है,
वर्ब का एग्जाम्पल है ये, क्योंकि किसी मैनर को नहीं बता रहा, किसी तरीके को नहीं बता रहा, क्राउड भीड़ के बारे में बता रहा है और ईडी लग गया है तो वर्ब की क्या हो गई, ये सेकेंड फॉर्म हो गई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने अभी आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही कराए हैं। सॉरी, यहाँ पे नाउन है ये, इसको देख लेते कि नाउन कैसे है। क्राउडेड वर्ड जो है यहाँ पर नाउन कैसे है, मुझे लगा सिर्फ और सिर्फ क्राउडेड वर्ड दे रखा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्राउडेड वर्ड नहीं था। अगर ओनली क्राउडेड पूछा जाएगा तो आप क्या टिक करेंगे, वर्ब टिक करेंगे। लेकिन अगर अब इसमें क्या पूछा गया है, अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड, ये क्राउडेड के बारे में पूछा ही नहीं गया। देखो, अगर क्राउडेड के बारे में पूछता तो हम क्या टिक करते, वर्ब है। देखो अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड कौन सा है हमारा, द सिटी इज बिग। अब देखो किसके ऊपर स्टार लगा है, सिटी के ऊपर स्टार लगा है। हमने देखा नहीं पूरा सेंटेंस, क्योंकि पूरे सेंटेंस में द सिटी इज क्राउडेड। अब यहाँ पे पूछा किसके बारे में है, सिटी के बारे में पूछा है, शहर के बारे में पूछा है। तो अभी मैंने आपको बताया था, जो चीज़ किसी प्लेस के बारे में, किसी थिंग के बारे में, है ना, किसी व्यक्ति के बारे में बताती है तो वो क्या होती है, नाउन कहलाती है ना। मैंने क्राउडेड देखकर आपको आंसर बता दिया कि क्राउडेड क्या है, वर्ब है। अगर क्राउडेड के ऊपर सर्कल होता तो क्या होती, वो वर्ब ही होती। लेकिन अब किसके ऊपर सर्कल है, सिटी के ऊपर है, क्योंकि 2 स्टार कहाँ देखने को मिल रहे हैं, सिटी पे देखने को मिल रहे हैं। और इसने किसके बारे में पूछा है, सिटी के बारे में ही पूछा है। तो ये गलती आपको पेपर में भी नहीं करनी है। कई बार ना, जैसे अब देखो मैं तो पेपर में नहीं बैठी लेकिन आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते हुए प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो कई बार हमारा चेंज हो जाता है ना। तो अब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि किस पे सर्कल दिया गया था। ऐसा हमारे साथ पेपर में भी बहुत बार होता है। अब देखो, आप सीधा क्राउडेड को देख के क्या करते, टिक कर देते कि ये तो वर्ब है, लेकिन बाद में आपका ध्यान जाता कि ओ शिट, ये तो मैंने गलत कर दिया, सिटी पूछा था, मैंने तो क्राउडेड का आंसर दे दिया। तो वहाँ से हमारा 1 नंबर उसी टाइम गायब हो जाता है ना। अब ऑनलाइन पेपर तो है नहीं कि हम ऑनलाइन ऑप्शन को चेंज कर दें, पेपर हमारा ऑफलाइन है तो हमें वैसे ही अटेम्प्ट भी करना पड़ेगा। इसलिए आपको भी केयरफुली पढ़ना है पहले क्वेश्चन को, फिर उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखा है द सिटी इज क्राउडेड, तो क्या क्राउडेड है, सिटी क्राउडेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिटी। सिटी क्या भी बताया था, किसी प्लेस के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जो चीज़ हमें बताती है वो क्या होती है, हमारी नाउन होती है। अब यहाँ पर ओनली सिटी दिया गया है तो ये यहाँ पे कैसी नाउन है, कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन कब हो जाती है, जब इसका नाम हमें पता होता है, जैसे हांसी है, हिसार है, ठीक है। तो जब सिटी का नाम दिया गया होता तो वो कैसी नाउन हो जाती, प्रॉपर नाउन हो जाती। अब अगर आपसे ये भी आइडेंटिफाई करके पूछ लिया जाए कि बताओ सिटी में कौन सा नाउन है, तो आप क्या टिक करेंगे, सिटी में कॉमन नाउन है। अगर सिटी की जगह उसका नाम दे दिया जाए तो वो कैसी नाउन बन जाएगी, प्रॉपर नाउन बन जाएगी। आ गया समझ में, आई होप समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, और इस वीडियो में मैंने आपके आइडम एंड फ्रेजेस भी ऐड किए हैं, इसके साथ साथ 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन भी ऐड किए हैं, ताकि आपको क्या रहे, इसको मतलब समझने में आसानी रहे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड वेरी। जो वेरी है वो कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है ना। वेरी क्या होता है, ये भी क्या बता रहा है, वेरी मैंने बहुत होता है, ठीक है। जैसे वेरी है, मच है, मोर है, ये सब किस में आते हैं। ये जो वेरी शब्द है ये क्या कहलाता है, एडवर्ब में आता है, ठीक है। ये वर्ड किस में आता है, ये एडवर्ब में आता है। देखते हैं तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब ही है। तो अगर आपको ऐसा सॉरी 1 मिनट रुकिए, 1 सेकेंड रुक जाओ, 1 सेकेंड। हमारी स्क्रीन जो है ना ये बड़ी हो गई है, इसका ये भी बहुत ज़्यादा पंगा रहता है। मिनट में ये छोटी स्क्रीन हो जाती है और मिनट में बड़ी हो जाती है। तो विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड वेरी। तो वेरी पार्ट क्या है, यहाँ पे वेरी जो वर्ड है वो क्या है, हमारा एडवर्ब है, ठीक है। मैनर बता रहा है, तरीका होता है ये। इसके बाद है आइडेंटिफाई द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द टीचर इज एक्सप्लेनिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग। ये क्या है, हमारा वर्ड है। तो यहाँ पे पूछा गया है टीचर कैसा वर्ड है, टीचर क्या है हमारे पास, अध्यापक क्या है। तो अभी मैंने बताया था किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बताता है तो वो वर्ड क्या होता है, हमारा नाउन होता है। तो टीचर क्या है, एक व्यक्ति है ना। तो अगर यहाँ पे होता था इंग्लिश टीचर, द साइंस टीचर, है ना। तो टीचर क्या है यहाँ पे, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग। कौन एक्सप्लेन कर रहा है, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारे पास टीचर वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, टीचर क्या है हमारे पास में, नाउन है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं हम, राइट आंसर हमारा होगा विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड वेल। जो वेल है वो क्या है, काम करने का तरीका है। जैसे मैंने अभी बताया था मैनर के बारे में, जहाँ पता लगता है वो क्या होता है, एडवर्ब हो जाता है।
ठीक है। तो वेल क्या है, ही इज़ डूइंग वेल, है ना। तो वेल जो है वो क्या है, हमारे पास में एडवर्ब है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जैसे भी अभी मैंने आपको 3 एडवर्ब के एग्जाम्पल बताए हैं। 1 सेकेंड रुकिए, कलर फिर से नहीं आ रहा। मैंने अभी आपको 3 एग्जाम्पल बताए, जैसे एक वेल बताया मैंने आपको, एक ly बताया है, और एक क्या बताया, वेरी। ये तीनों एग्जाम्पल किसके थे, आपके एडवर्ब के एग्जाम्पल थे। जब मैं इन टॉपिक को कराऊंगी तो आपको ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। अभी आप इतना पढ़ते जाओ, ये थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हैं। मान लो इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इजीली बिना पढ़े भी उसको पास कर दोगे। बिना पूरा टॉपिक पढ़े भी आप क्या करेंगे, उसमें 1 नंबर ले आएंगे। तो आपका उसमें टाइम भी बच गया, है ना, और आपको समझ में भी आ गया। तो भी मैं जितनी बातें आपको थोड़ी थोड़ी करके बताती जा रही हूँ, उसको अच्छे से करने की कोशिश करो ताकि आपका 1 मार्क्स बन जाए, है ना। स्मार्ट वर्क हमारा पेपर में करना बहुत ज़रूरी होता है, बल्कि हार्ड वर्क है। आजकल स्मार्ट वर्क का ज़माना है, आपको भी पता है। विच पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द बुक इज़ इंटरेस्टिंग। अब किसके बारे में पूछा है हमसे, बुक के बारे में पूछा है, पुस्तक के बारे में पूछा है ना। अब इसका आंसर आप बताएंगे मुझे, बुक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई किसी के बारे में, मतलब किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, वो क्या होता है, हमारा नाउन होता है। तो बुक क्या है, हमारी कोई वस्तु है। जब हमारे पास किसी वस्तु के बारे में पूछा गया है तो वस्तु क्या है, हमारी बुक है, और बुक क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा कि कौन सी चीज़ हमारी वस्तु है, कौन सी चीज़ हमारा व्यक्ति है, कौन सी चीज़ हमारी कोई स्थान है। सॉरी तो इतना तो आपको पता ही होगा, क्योंकि तो बहुत बेसिक चीज़ें होती है, पढ़कर आप इतना तो पता लगा ही सकते हैं। तो आपको पता लग गया होगा यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है, नाउन का एग्जाम्पल है। बुक किसका एग्जाम्पल हो गया, नाउन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ लिखा है द पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड लाउडली। अभी शायद आपने यहाँ पे आंसर देख लिया, क्योंकि स्क्रीन मुझसे ऊपर हो गई, क्योंकि ये हल्की सी भी टच करते हैं ना तो सीधी ऊपर हो जाती है स्क्रीन, ये इतनी वो होती है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने लाउडली, है ना। 1 सेकेंड रुकिए। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जिसके लास्ट में क्या जुड़ जाए, वर्ब में जब ly ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या ऐड हो गया, मतलब यहाँ पे जो ये वर्ड है लाउड, लाउड में ly ऐड हुआ तो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, है ना। मैंने आपको बताया था ly जुड़ने के बाद ये किसी मैनर को बताने लगता है, उसके तरीके को बताने लगता है कि वो काम किस तरीके से किया गया है। तो ये क्या बन जाता है, हमारे पास एडवर्ब बन जाता है। तो ly के 2 एग्जाम्पल आ गए हैं, जहाँ पर भी आपको ये ऐसे पूछे भी जाते हैं। और मैं कह रही हूँ एस्टेट में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। एस्टेट में जिरंड के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, जिरंड के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। पार्टिसिपल के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार और हर बार एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप इनको एक बार भी कर लेंगे ना तो आपको पेपर में ऐसे एकदम स्ट्राइक करेगा आपके माइंड पे कि मैडम ने हमें वहाँ पर बताया था और मैंने वो क्लास देखी थी और मुझे याद है ना। तब आपको इतनी अंदर से खुशी होगी, हाय मेरा 1 नंबर ठीक हो गया। तो यहाँ पे ऐसे हमें खुशी होती है और हमारा 1 मार्क्स भी बन जाता है। थोड़े में जब हमें खुशी मिलती है, थोड़ा करने के बाद हमारे मार्क्स बन जाते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। तो लाउडली क्या है, हमारे पास में एडवर्ब है। यहाँ तक के आगे समझ में जितने मैंने आपको बताए हैं, आई होप आपको पार्ट ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से डेली मैं किसी न किसी टॉपिक के 10 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, ठीक है। ये आज आपके 50 क्वेश्चन है, इसमें मैंने सारे तरीके के क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ लिखा है, अब देखो टेंस से स्टार्ट है क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, आई डैश टू द स्टोर येस्टरडे। तो यहाँ पे लिखा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें हमने गो की करेक्ट फॉर्म चूज करनी है कि इसमें कौन सी फॉर्म आएगी। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इसमें टेंस कौन सा है ना। तो यहाँ लिखा है आई डैश गो टू द स्कूल येस्टरडे या स्टोर येस्टरडे, है ना। जहाँ पर भी आपको लास्ट इसमें इस सेंटेंस में येस्टरडे दिखाई दे, लास्ट दिखाई दे, है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, या कोई पास्ट की बात कर रहा है कि मैं तो 2005 में वहाँ रहता था, मैं ये करता था, है ना, मैंने कल खाना खाया था, येस्टरडे दिखाई दे, लास्ट दिखाई दे, या कोई पास्ट ईयर का सन दिखाई दे, ईयर दिखाई दे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट की फॉर्म का टेंस होता है।
और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है जिसकी पहचान क्या होती है, जिसकी पहचान होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अभी हमारे पास क्या दिया गया है, गो दिया गया है। अब आप कैसे पता करेंगे कि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, तो आप क्या देखेंगे, येस्टरडे वर्ड देखेंगे। जब आप येस्टरडे वर्ड देख रहे हैं तो किसके बारे में बता रहा है, पास्ट के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे क्या आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। अब यहाँ पे गो की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गो वेंट गोन होती है ना, तो सेकेंड फॉर्म क्या होगी हमारे पास, वेंट हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। आगे इतना समझ। इसके बाद लिखो आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से आपको क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। सॉरी, अब देखो यहाँ लिखा है आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी, है ना, आई हैव ईट ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। इसके बाद है आई हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी, आई ईटिंग ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। इस अगर कोई समझदार होगा ना 1 मिनट में इसको ठीक कर देगा, क्योंकि जो हमेशा हैज़ हैव आते हैं वो अपने साथ क्या लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आई के साथ क्या आएगा। तो आपको पता है आई के साथ क्या आता है, हमेशा हैव आता है ना। तो आई क्या लेता है, अपने साथ हैव लेता है। तो बाकी दोनों ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गए। आई ईटिंग तो होगा नहीं, इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब भी होगी। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। सी इसलिए गलत है क्योंकि आई अपने साथ हैज़ को नहीं लेता है, किसे लेता है, हैव को लेता है ना। तो सी और डी तो पहले ही कट हो गए। अब हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। तो हम इसमें कैसे करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे बताओ। अभी मैंने आपसे पूछा था ना, अभी आपको बताया था कि हैव अपने साथ क्या लेकर आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आता है। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट एट ईटन, है ना। तो थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन है। तो अब देख लो हैव के साथ ईटन कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी, ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय डैश माई होमवर्क इट वॉज मिडनाइट। ये क्या थी, मिडनाइट थी। अब ये देखो बाई आ गया ना, जहाँ पे ये देखो बाय द टाइम आ जाता है, जहाँ बाय द टाइम आएगा वहाँ पे क्या यूज होता है, 1 सेकेंड, जहाँ पर भी ये देखो बाय द टाइम आई डैश माई होमवर्क। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट वॉज मिडनाइट। अब पास्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे आपने क्या देख लिया कि ये जो सेंटेंस दे रखा है ना, वैसे तो इसमें हैव भी आ जाता, लेकिन अब देखो हैव क्यों नहीं आएगा, अभी बताती हूँ मैं आपको। आगे एक वर्ड और जुड़ा है, इट वॉज मिडनाइट। क्या थी, आधी रात का समय था। तो वॉज है ना, तो हमारा ऑप्शन भी जो होगा, यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो भी कैसी फॉर्म में होना चाहिए, पास्ट की फॉर्म में होना चाहिए। तो हैज़ हैव हैड, हैड क्या है हमारे पास, थर्ड फॉर्म है ना। आई हैड फिनिश्ड, आई है मतलब हैव की हैव जो फॉर्म होती है, हैव हैड हैड होती है। तो यहाँ पे ये हैड जो है वो सेकंड फॉर्म की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड फिनिश्ड हो जाएगा, है ना। बाय द टाइम जहाँ होता है वहाँ पे क्या यूज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ठीक है। बाय द टाइम के साथ क्या यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, हैड फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, हैड फिनिश्ड है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, हैड फिनिश्ड आएगा। आ गया समझ में इतना। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। हमें इसमें क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस को देखना है कि इसमें से कौन सा सही, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये देखना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है, राइट ऑप्शन कौन सा है, या कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सही तरीके से लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन है शी विल बी गोइंग। विल बी के साथ गोइंग नहीं आएगा तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा शी विल गोइंग। तो शी विल गोइंग भी नहीं होगा। विल के बाद वर्ब में चेंज नहीं है तो गोज नहीं हो सकता है। तो विल के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्या है, शी विल गो टू द पार्टी टू नाइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये देखो, इसको मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगी कि इसका क्या आंसर होगा। यहाँ लिखा है आई इफ आई डैश द
नो यहाँ पे वर्ब दे रखी है, द आंसर आई वुड टेल यू। देखो यहाँ लिखा है इफ़, जहाँ पर भी आपको इफ़ वाले सेंटेंस दिखते हैं वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ इसलिए होता है, मतलब आगे भी हमें सेंटेंस को देखना होता है। अगर इफ़ का क्वेश्चन है तो हमें क्या लगा देते हैं, जैसे लिखते हैं इफ़ आई वर अ बर्ड, है ना। तो इस तरीके से इफ़ के साथ वर का यूज़ होता है, क्योंकि सेंटेंस को क्या बना दिया, इमेजनरी बना दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, वर्ब की फॉर्म दे रखी है नो। तो अब यहाँ पे हम चाहें तो इसको मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ क्यों करेंगे। तो यहाँ देखो पहले सबसे पहले दिया है वुड, विल की सेकंड फॉर्म क्या है, वुड है ना, सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म आना चाहिए। तो इसीलिए नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि न्यू क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में। विल का वुड, तो वहाँ भी क्या होगा, सेकंड फॉर्म होगा। सेकंड फॉर्म क्या है, न्यू है। आ गया समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद है दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर द 3 years। इसके बाद है दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 years। दे हैज़ बीन, दे के साथ हैज़ नहीं आता है, दे के साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है ना। हैव के साथ क्या आता है, बीन आता है। बीन के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड ING आता है। दे हैव बीन स्टडीड, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, हैव बीन लिखा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ING आएगा वर्ब में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हैव बीन के साथ क्या आता है, वर्ब में ING आता है। ये क्या बन गया है यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, तो कॉन्टिन्यूस में क्या आ जाता है, हैज़ बीन प्लस वर्ब में ING होता है। तो आई होप ये समझ में आ रहे होंगे आपको जो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर स्टडीड इसलिए नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, वर्ब में ING होगा। तो अब देख लो किसमें वर्ब में ING है, पहले 2 ऑप्शन में वर्ब में ING है, लेकिन दे के साथ क्या आता है, हैव आता है। सेकंड ऑप्शन में क्या है, हैज़ है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, आ गया समझ में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, देखो बाय द टाइम हो गया, बाय द नेक्स्ट लिखा है ना, जहाँ पर भी नेक्स्ट देखने को मिलेगा वहाँ आप ये लगा कर चलना, वहाँ ज़्यादातर फ्यूचर टेंस का ही प्रयोग होगा। ठीक है, अब आप ये कैसे पता लगाएंगे, यहाँ फ्यूचर टेंस का प्रयोग हो रहा है, 4-5 years कह रहा है और बाय द नेक्स्ट टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, विल हैव स्टडीड यूज़ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी मैंने आपको ऊपर एक और एग्जाम्पल भी बताया था, बाय द टाइम, ये क्या है, बाय द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट की बात कर रहा है तो फ्यूचर टेंस यूज़ होगा इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका राइट आंसर विल हैव स्टडीड आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट, देखते हैं नेक्स्ट मंथ। ठीक है, कंपनी जो है वो क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है किसको, नए प्रोडक्ट को। द कंपनी विल लॉन्चिंग, विल के बाद लॉन्चिंग नहीं आएगा, लॉन्चेस नहीं आएगा और लॉन्च्ड नहीं आएगा। मैंने बताया था मोडाल्स के बाद वर्ब की क्या रहेगी, यहाँ पे बेस फॉर्म रहने वाली है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो ये 18 तक तो शायद हम कर चुके हैं, ये कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखिएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इफ़ के बाद अगर पास्ट में कोई फॉर्म दी है तो आगे वाला सेंटेंस भी किस में था, पास्ट में आया था हमारा। अब यहाँ पे इफ़ के बाद अगर कोई सेंटेंस देखो, इफ़ इट डैश रेन वी विल स्टे इंडोर्स, तो यहाँ पे क्या है, विल की बात कही गई है। तो विल कैसी फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट की फॉर्म मानी जाएगी, है ना। विल दिया है तो वर्ब में एस या ES लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें क्या लगेगा, एस या ES लगेगा। तो इट के साथ क्या लगेगा, रेन के साथ एस लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे इंडोर्स। ये ना कंडीशन होती है कंजंक्शन के साथ में, कि अगर विल दिया है तो वर्ब में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा या ES आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ना हम क्या गलती करते हैं,
हम सब्जेक्ट को नहीं देखते। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा इट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग होता है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे ई ही होता, शी होता और इट है, इनके साथ क्या लगेगा हमारा सिंगुलर आएगा, है ना। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब करने के लिए हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, एस या ई एस को ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता, यानी कि जैसे यू रहता, दे रहता, तो वर्ब की वही फॉर्म रहती है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा ये 21 क्वेश्चन है, आई हैव नेवर बीन टू पेरिस बट आई वॉन्ट टू गो, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नेवर बीन टू पेरिस बट आई वॉन्ट्स टू गो। अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखो आई के साथ वर्ब में कोई चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब सेकंड वाला हमारा आंसर नहीं होगा। वॉन्ट में ऐसे वॉन्टिंग आईएनजी ऐड नहीं होता है, तो ये भी क्या है हमारा गलत आंसर है। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट की फॉर्म दी है, हैव कैसा है, प्रेजेंट फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या है हमारी पास्ट फॉर्म में है ना। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई हैव नेवर बीन टू पेरिस बट आई वॉन्ट टू गो, तो 20 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 21 से 30 के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्या रहेंगी, वर्ब रहेंगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक जो है मैंने इसमें ऐड किया है। इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या रहती है, वर्ब रहती है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब हमें इसमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। जो टीम होती है ना वो कैसी होती है, ग्रुप में होती है ना। टीम हो गया, जूरी हो गया, तो ग्रुप मेंबर की तरह बैठती है ना। तो यहाँ पे लिखा है द टीम आर गोइंग टू द फाइनल्स। देखो ये होती कैसी है, एक टीम में होती है ना, इसमें बहुत सारे मेंबर होती है, लेकिन जब हम इसको इकट्ठा यूज़ करते हैं तो उसके साथ कैसी वर्ब लेता है, वो सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे अब टीम तो एक ही हो गई हमारे पास, अगर मैं लिखती बहुत टीम्स, है ना, बहुत टीम्स लिखती तो क्या आता, आर आता। अब यहाँ पे सिर्फ टीम की बात हो रही है, जब यहाँ पे टीम की बात होती है तो कैसी तरीके से बिहेव करता है, ये सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि टीम किसकी तरह काम करती है, वहाँ पे एक चीज़ को रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो इसको पहले पढ़ लेते हैं। द टीम आर, टीम के साथ आर नहीं आता है, टीम के साथ इज़ आएगा, और टीम्स नहीं होगा, यहाँ टीम आएगा, है ना। द टीम इज़ गोइंग टू द फाइनल्स। इसके बाद है द टीम्स इज़ गोइंग, तो टीम्स के साथ इज़ नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, द टीम इज़ गोइंग टू द फाइनल्स। जो टीम होती है वो टीम रहती है, टीम्स नहीं होती है ना। तो जहाँ पर एस है वो तो वैसे भी आंसर नहीं होगा, तो टीम के साथ वैसे क्या आता है, इज़ आता है, आर नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आ गया समझ में, टी कैसा है हमारा, ये वर्ब कैसी लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, और ये ट्रीट भी किसकी तरह किया जाता है, सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्या आती है, वर्ब आती है ना। तो यहाँ पे लिखा है, तो इसको पढ़ते हैं, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ लिखा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश एवरी ईयर। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या होते हैं, प्रत्येक साल बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको देखो ये कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी लेगा अपने साथ में, सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना। तो ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या रहने वाला है, यहाँ मैंने लिखा है द नंबर ऑफ, मतलब यहाँ पे लिखा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर यहाँ पे बात हो रही है, अगर कोई सेंटेंस ऑफ से जुड़ गया है तो उससे पहले वाले को हम सब्जेक्ट मानते हैं, तो यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, नंबर्स की बात नहीं है, तो नंबर की बात है, इसी को सब्जेक्ट माना जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, आपकी वर्ब आएगी। तो यहाँ पे वर्ब क्या रहेगी, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, एस या ई एस ऐड करते हैं, ठीक है। वर्ब की बात हो रही है, यहाँ पे कोई चेंज द नंबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नंबर वर्ब की बात है। वर्ब को जब हमें सिंगुलर बनाना होता है तो हम उसमें एस ऐड करते हैं या ई एस ऐड करते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, ठीक है। आ गया समझ में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ बुक। अब कोई सेंटेंस जब ईच के साथ में जुड़ जाता है
तो उसके साथ कैसी वर्ब रहती है, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन में से ऑप्शंस को हटाना है जो इसके आंसर नहीं है। सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि इसमें से कौन सा किसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये दिया गया है। सबसे पहले क्या है, 1 सेकेंड, हम इसको चूज़ कर लेते हैं। देखो, हमें इसमें से हटाना है सबसे पहले कि कौन सा इसका आंसर नहीं होगा। ये कलर, 1 सेकेंड, ये हमारा कलर चूज़ नहीं हो रहा। मैं इतनी देर से कलर चूज़ कर रही हूँ। हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन चला गया। अब हमें से ऊपर करना पड़ेगा। स्क्रीन का ना यही सिस्टम ख़राब लगता है मुझे। अब देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ बुक। यहाँ पे इसको पहले चारों को पढ़ो। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग अ बुक, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ बीन हैविंग अ बुक। तो देखो, लास्ट वाला तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, हैज़ बीन हैविंग नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हैविंग भी नहीं होगा, स्टूडेंट्स हैविंग, तो हैविंग वाले आंसर इसके नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से हमारा एक आंसर होगा। तो यहाँ पे पहले इसको पढ़िए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ बुक। मैंने अभी आपको बताया ऑफ से जुड़ गया तो हमें ईच को क्या मान लेना है, सब्जेक्ट मान लेना है। ईच यानी प्रत्येक की बात हो रही है, तो इसके साथ क्या आएगा, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यानी कि सिंगुलर वर्ब क्या है, हैव, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो हैज़ क्या है हमारा, सिंगुलर है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जैसे टीम है, जूरी है, जब कोई चीज़ें जैसे जब बहुत सारी मेंबर की बात हो रही होती है, लेकिन वहाँ पर उसको प्रेजेंट क्या किया जाता है, सिंगल तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो वो किसकी तरह काम करता है, तो वो सिंगुलर की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ लिखा है द जूरी डैश बी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जो जूरी थी उसको कैसे डिवाइड किया गया, उनके ओपिनियन से डिवाइड किया गया है ना। तो इसमें क्या रहने वाला है, द जूरी। यहाँ पे बात हो रही है जूरी की। देखो, यहाँ पे अब ऐसे आपने इसका आंसर देख लिया होगा, बट इसको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न रहता है। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, टीम बताया था, लेकिन वहाँ पर जो टीम थी वो किस तरीके से बिहेव कर रही थी, सिंगुलर बिहेव कर रही थी, है ना। एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी, मतलब इकट्ठे काम कर रही थी, बटी नहीं हुई थी, इसलिए उसके साथ हमने इज़ लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसका सेंटेंस पूरा पढ़िए, क्या लिखा है, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जब जूरी के जो ओपिनियंस हैं वो क्या हो गए, डिवाइड हो गए, यानी कि अलग अलग हो गए हैं। तो क्या होगा, ये कैसे काम कर रही हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। अब यहाँ पर ये एक दूसरे को इकट्ठा एक प्रेजेंट नहीं कर रही। ये यहाँ पर सेंटेंस की जो हमारी एक तरीके से फॉर्मेशन होती है उस पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरीके से लिखा गया है। तो उसी तरीके से ये वर्ड जो है वो क्या लेता है, अपना वर्ब लेता है। तो यहाँ पर जूरी को इन्होंने डिवाइड कर दिया है, यानी अलग अलग माना है। तो यहाँ पे हर ग्रुप के में जो जूरी में जो मेंबर्स थे उनके हर व्यक्ति का डिसीजन क्या है, अलग अलग है, ओपिनियन अलग अलग है। तो ये क्या ट्रीट करेंगे, एज अ प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो इसके साथ क्या रहेगा, राइट आंसर आर रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में। बी की फॉर्म होती है तो उस फॉर्म में ही हमने लिखा है। इसके बाद है द मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड। इसके बाद द मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज सेटिस्फाइड, द मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ बीइंग सेटिस्फाइड, और इसके बाद है द मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ बीइंग सेटिस्फाइड। इसको भी मैं एक बार बता देती हूँ कि इसका आंसर आर क्यों आएगा। द मेजॉरिटी ऑफ द, मेजॉरिटी क्या होती है, मतलब जो ज़्यादा लोगों को दिखा रही है। तो इसके साथ सिंपल सी बात है कि इसकी वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी, है ना। तो इसका आंसर सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ गया समझ में। तो ये बीइंग, बीन वाले तो इसके आंसर वैसे भी नहीं रहने वाले हैं। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 से 30 तक के हमारे 5 क्वेश्चन जो है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस के हैं। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के हैं। एक्टिव से हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे लिखा है द शेफ़ कुक्स द मील। जो शेफ़ है वो क्या कहता है,
वो खाना बनाता है, मतलब मील बनाता है। इसको हमें क्या करना है, पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, तो आगे जाकर किस में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ कुक्स लिखा है ना, यहाँ कुक्स है, तो ये सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एस की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, कुक की जगह सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुकड हो जाएगा, तो इज कुकड हो जाएगा। यानी कि पास्ट, सिंपल पास्ट नहीं कहेंगे हम इसको, इज प्लस वर्ब की क्या हो गई, इसमें सेकेंड फॉर्म ऐड हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पे एस या ई एस है तो क्या हो गया, इज आ गया, और वर्ब की क्या आ गई हमारे पास, सेकेंड फॉर्म आ गई। आ गया समझ में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। इसमें हमें करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस को चूज़ करना है। तो इसमें लिखा है द बॉल वॉज थ्रोन बाय जॉन, द बॉल इज थ्रोन बाय जॉन, द बॉल हैज़ बीन थ्रोन बाय जॉन, द बॉल थ्रोन बाय जॉन। तो इसका राइट आंसर क्या है, द बॉल वॉज थ्रोन बाय जॉन। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमारा है, इसमें हमें क्या चेंज करना है, इसमें हमें पैसिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसमें लिखा है द कंपनी विल हायर न्यू एम्प्लॉयज़ टू पैसिव वॉइस। इसको हमने बनाना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, न्यू एम्प्लॉयज़, विल का क्या बन जाएगा, विल बी हायर्ड। तो विल लिखा है, विल के साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं हो रहा, आर वाला वैसे भी नहीं होगा, विल है तो हैव बीन भी नहीं होगा, बीइंग भी नहीं होगा। तो ये बहुत इजी सा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विल के साथ विल का क्या बन जाता है, विल बी बन जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, विल बी हायर्ड हो गया। एक्टिव पैसिव वॉइस का पूरा टॉपिक कराऊंगी मैं आपको, और इसकी सारी जो भी मतलब इसकी पहचान है वो सारी की सारी कराने वाली हूँ। ठीक है, तो ये 29 क्वेश्चन है। न्यू हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। द पैकेज हैज़ बिन डिलीवर्ड, द पैकेज हैव बिन डिलीवर्ड। अब सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए पैकेज के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा, बीइंग वाला तो वैसे भी नहीं होगा, वॉज डिलीवर्ड भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, द पैकेज, पैकेज के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द पैकेज हैज़ बीन डिलीवर्ड। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन टू। तो ये पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका क्या रहेगा, जहाँ पर भी आईएनजी आ जाता है, मान लो सेंटेंस में क्या आ गया, आईएनजी आ गया है, तो इसको हम क्या बना देते हैं, इज़ बीइंग लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो वो हमारा आंसर हो जाता है। जहाँ भी आपको आईएनजी दिखाई देगा तो वहाँ क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यही लिखा है, द लेसन इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। तो ये जो लेसन है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और बाकी सेंटेंस क्या हो जाएगा, बाय लगकर आगे ऑब्जेक्ट टीचर पीछे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा, द लेसन इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको करेक्ट मोडाल्स इसमें चूज़ करने हैं। आपको पता है मोडाल्स का टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में बताना है। यू डैश टू फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यू डैश टू फिनिश, तुम्हें क्या करना चाहिए, अपना काम फिनिश करना चाहिए, घर जान मतलब बिफोर यू गो आउट, जब तक कि तुम क्या रहो, बाहर जाओ। ठीक है, तब तक तुम्हें क्या कर लेना चाहिए, अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। तो यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आएगा, यू मस्ट टू फिनिश योर होमवर्क। तुम्हें क्या करना है, ज़रूरी अपना काम पूरा करना है घर जाने से, बाहर जाने से पहले। ठीक है, माइट तो वैसे भी नहीं आएगा, माइट बहुत लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। और कैन का यूज़ मैंने आपको बताया था, जहाँ पे एबिलिटी को दिखाना हो या मैं इस काम को पावर को दिखाना हो तब यूज़ करते हैं। वुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट का हम यूज़ कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी डैश प्ले द पियानो व्हेन शी वाज चाइल्ड। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको मोडाल्स कराई थी तो मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। देखो मैं इसमें बताती हूँ आपको, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे। मैंने आपको कहा था कोई पास्ट एबिलिटी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। और जो कोई एट प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है तो मतलब कोई एबिलिटी है तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, है ना। तो अब ये देखो वोज आ गया, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं कि जब वो पियानो बजा सकती थी, जब वो क्या थी, एक बच्ची थी। पियानो बजाना उसकी क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है, उसकी एक स्किल है।
तो इसलिए इसमें क्या यूज़ होगा, जब सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा है तो यहाँ पर भी हमारा आंसर पास्ट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट मॉडल, इट इज़ पॉसिबल दैट इट डैश रेन लेटर। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें क्या दिखानी है, लेस पॉसिबिलिटी दिखानी है। तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे या माइट का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर मे तो दिया नहीं है, ये हो सकता है कि बाद में क्या हो जाए, बारिश हो जाए, है ना। तो यहाँ पे मे तो दिया नहीं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। अगर मे होता तो फ्रॉम मे का यूज़ करते, यहाँ पे माइट दिया गया है तो राइट आंसर क्या है इसका, माइट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डैश टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यहाँ पे क्या दी जा रही है, किसी को सलाह दी जा रही है ना। जब हम किसी को सलाह देते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं, है ना। यानी कि जब हम किसी को कोई एडवाइस दे रही है, एडवाइस देनी हो, सलाह देनी हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे, है ना। मैंने आपको ये बताया भी था जब मैंने आपको शुड का यूज़ करना बताया था। वन सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा यू शुड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे आर्टिकल्स के 5 MCQ क्वेश्चन हैं जो आपको कर देने हैं। विच आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट स्टार्ट विद अ वोवल साउंड। तो ये तो बहुत आसान है, वोवल साउंड के साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। वोवल हमारे कितने होते हैं, 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन हम किसके साथ में इनका यूज़ करते हैं, जहाँ पर वोवल साउंड होती है वहाँ पे हम किसका यूज़ कर देते हैं, एन का यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि आपको लेटर्स नहीं देखने हैं, उनकी साउंड देखनी है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप उनको लिख कर देख लो। जैसे ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट में जो एच है वो साइलेंट रहता है, तो किसकी साउंड देता है, ऑनेस्ट की साउंड देता है। अब ओ की साउंड आ रही है तो ओ क्या है, हमारा वोवल है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, है ना। ये तो मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आई एम रीडिंग डैश बुक ऑन हिस्ट्री। तो ये देखो बुक, अब हमें क्या देखना है, फिल इन द ब्लैंक से पहले इसके बाद वाला वर्ड देखना है। ये ब्लैंक है, इसके बाद वाला वर्ड देखेंगे, क्या है ये, बुक। बी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है ना। और बुक कैसी है, हमारी सिंगुलर है, हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अनकाउंटेबल वर्ड होता जिसको मैं काउंट ना कर पाती तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल मैं यूज़ नहीं करती। लेकिन बुक को मैं काउंट कर सकती हूँ, गिन सकती हूँ, सिंगुलर है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट इसकी साउंड है, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, डेफिनेट आर्टिकल ढूंढना है। मैंने आपको बताया था डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो क्या होता है, दा होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है ना। तो डेफिनेट की बात हो रही है, जैसे आई एम गोइंग टू स्टोर, आई एम गोइंग टू द स्टोर, आई एम गोइंग टू ए स्टोर, नन ऑफ द अबव। तो इसमें दा आ गया तो क्या हो गया, हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो गया। तो दा देख लीजिए किस में आया है, ऑप्शन नंबर बी में आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, मैंने आपको बताया था जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है जिसको हम चेंज नहीं करते हैं, वहाँ उसके साथ क्या आता है, दा का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसके साथ यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ भी हम क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं। विच कैटेगरी, विच आर्टिकल इज यूज बिफोर ए सिंगुलर नाउन दैट रेफर टू ए जनरल कैटेगरी। जो जनरल कैटेगरी को यूज़ किया जाता है और क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात नहीं हो रही, आर्टिकल वोवल की बात नहीं हो रही है, जनरल बात हो रही है। तो हम इसके आगे किसका प्रयोग कर देते हैं, ए का यूज़ कर देते हैं। मैंने बताया भी था सिंगुलर नाउन है और वो वोवल साउंड नहीं दे रहा है, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंस है। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय टुमारो। तो इसमें फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है। तो इसमें सेंटेंस देखो विल आ गया, तो कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट है। देखो कितने आसान क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। अब देखो मैंने आपको वर्ब का टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने वर्ब के भी 4-5 क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं। जैसे लिखा है इफ़ आई नो द आंसर आई वुड टेल यू, ये मैंने ये शायद पहले करा चुकी हूँ, तो ये शायद दोबारा से ऐड हो गया है। नो की जगह क्या आ जाएगा, न्यू बन जाएगा, है ना। इसके बाद है द शेफ कुक द मील वॉज कुक बाय द शेफ। ये पैसिव वॉइस में आ गया, मिक्स आ गई है ये भी।
द शेफ इज़ कुकिंग द मील, ये तो सीधा सेंटेंस है, ये नहीं होगा। बाय वाला इसका आंसर होगा, द मील वॉज कुक बाय द शेफ, जिसमें बाय लगा है वो क्या हमारा आंसर है। इसके बाद है हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू बेड। हैविंग के साथ क्या लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है, तो ये हमारा क्या है, हमारे पास में पार्टिसिपल की तरह ये हमारा काम कर रहा है, तो ये क्या है, हमारा पार्टिसिपल है। इसके बाद है हम मेरे पास, मैंने लिखा है बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश स्टडी इंग्लिश फॉर 3 years। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। बाय नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, तो सेंटेंस किस में हो गया, हमारा फ्यूचर में चला गया। तो अब देख लो विल किस में यूज़ हुआ है, तो विल यूज़ हो रहा है, विल स्टडी आएगा या फिर विल हैव स्टडीड। तो ये बात 4 लग गया, तो देखो सिंस या 4 हैव वाली हैज़ आता है, उसमें हैव और ये आता है ना, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, विल हैव स्टडीड। अब यहाँ पे आइडम्स एंड फ्रेजेस मैंने ऐड किए हैं, तो आइडम्स एंड फ्रेजेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसका क्या मतलब है, जैसे बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चीव। अब देखो ये सिंपल सी बात है और कितने साधारण से शब्दों में लिखी है। बाइट ऑफ मोर मतलब बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चीव, तो यहाँ पे देखो ये बात कर रहा है, ज़्यादा करने की बात कर रहा है, यानी कि उतना काम कर रहे हो आप जितना करने के कैपेबल ही नहीं हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देन यू कैन हैंडल। तो क्या लोगे, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो जितनी मतलब देन यू कैन हैंडल। टेक मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, बाइट ऑफ मोर की बात कर रहा है, देन यू कैन चीव। ठीक है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है आई एम फीलिंग अंडर द वेदर सो आई एम गोइंग टू। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, कॉल इट अ डे, टेक ए रेन चेक, ब्रेक अ लेग, हिट द सेक। तो ये ना एक फ्रेज़ होती है, तो फ्रेज़ की फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो इसकी फ्रेज़ क्या आएगी, हिट द सेक। उसके बाद नेक्स्ट है कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। जब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आर्म और लेग की बात हो रही है, इसको रिलेट करके पढ़ो। यानी हमारे हाथ और हमारे पैर हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, है ना, उसका कोई प्राइस नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसके बाद है वैन इन रोम डू एज रोमन्स डू मीन्स। मतलब इसका क्या मतलब होगा, रोम वाला, इसका जो रोम है उनके क्या थे, अपने कुछ लोकल कस्टम्स थे, तो इसलिए क्या लिखा है इसको, वैन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। जब आप रोम में हो तो आपको वही करना है जो रोमन्स करते हैं, यानी कि उनके कस्टम, उनके कल्चर की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, टू अडेप्ट टू लोकल कस्टम्स। वहाँ के लोकल कस्टम्स को आपको क्या करना है, अडेप्ट करना है। इसके बाद है आई एम ट्राइंग टू डैश माई नोट्स बिफोर द एग्ज़ाम। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने नोट्स को क्या कर रहा हूँ, बोनअप कर रहा हूँ ऑन बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले। आई होप ये समझ में आ गए होंगे आपको, ये बस याद करने होते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने 1 वर्ड भी लिख दिया है। 1 वर्ड बहुत आसान होते हैं, क्योंकि आइडम एंड फ्रेजेस होते हैं ना, वो थोड़े से टफ होते हैं, बजाय कि आपके 1 वर्ड के। 1 वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ईजिली समझ भी आ जाते हैं। ए पर्सन हु ट्रेवल टू स्पेस, ये देखो कितना आसान है, जो स्पेस में जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, एस्ट्रोनॉट कह देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एस्ट्रोनॉट। इसके बाद अ पर्सन हु इज़ एन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड इज़ कॉल्ड अ मेट। वो क्या होता है, जो किसी चीज़ में किसी अपने काम में फेमस है, तो वो क्या होगा, प्रोफेशनल हो जाता है ना। हम कहते हैं ना तुम प्रोफेशनल हो इस काम में, तो वो क्या होता है, प्रोफेशनल। जब कोई नौसिखिया होता है उसे हम कह देते हैं अमेचर। ठीक है, नोवाइस भी क्या होता है, नोवाइस भी नौसिखिया होता है। इसके बाद है द वर्ड दैट मीन्स, यहाँ पे एक वर्ड ढूंढना है उसका जिसको ना बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट हो गया किसी चीज़ का, तो उसका मतलब क्या होता है, रिमोर्स। ठीक है, उसको क्या हो गया, रिमोर्स हो गया है। जो ये मैंने खुशी होती है, एंगर मैंने गुस्सा होता है, सोरो मैंने दुख होता है। लेकिन जब हमें डीप रिग्रेट है तो हम क्या लिखेंगे, उसे क्या है, रिमोर्स है। अ पर्सन हु राइट अ बुक इज़ कॉल्ड, जो एक बुक लिखता है उसे क्या कहते हैं, ऑथर कह देते हैं। द वर्ड मीन्स अ शॉर्ट एंड मेमोरेबल सेइंग इज़ कॉल्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रोवर्ब। ठीक है, जो एक छोटी फॉर्म में मेमोरेबल तरीके से कह दी जाती है, वो क्या होती है, एक युक्ति होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोवर्ब कह देते हैं। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन जो थे वो अब आज के कंप्लीट हो गए हैं। शायद आपने ऐसी क्लास कहीं देखी होगी, इसमें सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। मैंने इसमें आपको एज अ कंसेप्ट भी समझा दिया है, वैसे भी समझाया है, और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरे समझाए हुए पॉइंट्स समझ में भी आए होंगे,
क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो 55 के अराउंड मैंने इसमें क्वेश्चन कराए हैं और इसमें से आपको ज़रूर, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा। और मैं कहती हूँ एक नहीं, 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर किए गए हैं और वही टॉपिक उसी तरीके के क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं जो आपके एस्टेट और HSSC के एग्ज़ाम में आते हैं। आइडम एंड फ्रेजेस भी हैं इसमें 1 वर्ड भी हैं। ये तो आज पहली क्लास थी तो इसलिए मैंने आइडम्स एंड फ्रेजेस और 1 वर्ड को थोड़ा इस तरीके से ऐड किया है। बाद में मैं और भी क्वेश्चन इसको ऐड करती रहूँगी, ठीक है। तो आप इन क्लासेस को देख लेना। मेरा मोटिव आपको इन क्लासेस का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट कराना नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ कराना पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर सामने वाला क्लास देख रहा है तो उसे वो चीज़ें समझ में भी आएँ, इसीलिए मेरा यही मोटिव रहता है। तो आप इन क्लासेस को ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इन क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये क्लासेस, ठीक है। और चैनल को शेयर कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल के साथ बने भी रहना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के 50 क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। ऐसे मैं आपको हरियाणा जीके की क्वेश्चन सीरीज़ कराऊंगी और CDP के क्वेश्चन सीरीज़ कराने वाली हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।